सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चुके हैं और वक्त हो गया है न्यूज की पाठशाला का। लेकिन आज एक्स्ट्रा क्लास है न्यूज की पाठशाला की। आपका दाखिला हो चुका है, मैडम आ चुकी है हुक्म, और इस पाठशाला में आप सब बड़ा जोर शोर से अटेंडेंस दे रहे हैं। गजब का आपका प्यार और आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और जैसा मैं हमेशा कहती हूं, वादा है मेरा, पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बता दूं पाठशाला में आज कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए लेकर आई हूं और किस किस पर लगने वाली है क्लास। आज आया पार्ट नंबर 1 यानी चैप्टर 1, गाजा पर आर्टिकल, पहलगाम कश्मीरी पंडित पर सेलेक्टिव चुप्पी क्यों, सरकार की विदेश नीति पर सोनिया जी का दावा गलत। पाठशाला में कंप्लीट चैप्टर आपके सामने। फिर आएगा पार्ट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, चंदा चोरी से आस्था पर वार, कम भक्त पहुंच रहे हैं राम दरबार, चंद पैसों की लालच में 500 साल का संघर्ष कैसे भुला दिया गया, आपको आज बताना जरूरी है। और पहली एफआईआर के 2 दिन बाद कैसे चंपत राय आरोपी बन गए, चढ़ावा चोरी कांड का मां सीता के शाप से क्या कनेक्शन है, आपको सब पता चलेगा। और फिर आएगा चैप्टर नंबर 3, तृतीय पाठ में आप जानेंगे श्रवण कुमार के देश में पिता के तिरस्कार की हिला देने वाली तस्वीर हमने देखी है। पिटते पिटते पिता को बेहोश होते हमने देखा है, और फिर घसीट कर बाहर ले जाते हुए भी इस दरिंदे पुत्र को हमने देखा है। जयपुर का ये शत्रु पुत्र, ऐसी संतान से तो बेऔलाद भले हैं हम, लेकिन क्या है इसकी सजा, यही तो बड़ा सवाल है। और फिर आएगा चौथा पाठ, चैप्टर 4, आंखों देखी कानों सुनी, इस पर विश्वास नहीं, दिमाग लगाकर कीजिए वीडियो पर भरोसा। पैरों से बर्गर बनाने वाले वीडियो से लेकर न जाने कितने एआई वाले ऐसे वीडियो है जो सिर्फ और सिर्फ फर्जी है, उसका कंप्लीट चैप्टर, डीप फेक और असली तस्वीर के बीच का फर्क समझाने वाली आज होगी प्रैक्टिकल क्लास, आपकी पसंदीदा। और फिर आएगा सोचा है कभी, अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें आपको बताएंगे कि प्लेट में खाना छोड़ने से कितना नुकसान होता है। सोचा है कभी। आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की क्लास। सबसे पहले चैप्टर क्या है, गाजा पर आर्टिकल आया है। अब सवाल यह, पहलगाम कश्मीरी पंडित बांग्लादेश पर सोनिया गांधी ने चुप्पी क्यों साधी थी, सेलेक्टिव चुप्पी क्यों, सेलेक्टिव आर्टिकल्स क्यों, मोदी सरकार की विदेश नीति पर सोनिया गांधी का दाव क्या गलत है, और हाँ तो कैसे, पाठशाला में एक कंप्लीट चैप्टर आपके सामने रख रही हूं। तो शुरू करें। गाजा पर भारत खामोश है, यह है हेडर। आज पाठशाला में सोनिया गांधी के इस दावे का फैक्ट चेक करना जरूरी है। आज भी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है सोनिया गांधी जी। उन्होंने न्यूज़पेपर में मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए एक आर्टिकल लिखा है, लेख। अब आप लोग कहेंगे क्या बात होगी, अगर लिख भी दिया आर्टिकल तो क्या हो गया, देश में इतनी चीजें चल रही हैं, उस पर आर्टिकल लिखा ही होगा। नीट पेपर लीक हो गया, उस पर लिखा होगा। आपको लगता होगा कि राम मंदिर, चंदा चोरी, हो सकता है उस पर आर्टिकल लिखा हो। आपको दिख रहा है ना बगल में आर्टिकल। सोनिया गांधी ने यह आर्टिकल किसी घरेलू मुद्दे पर नहीं बल्कि गाजा पर लिखा है, और आर्टिकल का शीर्षक है गाजा पर भारत खामोश है जबकि दुनिया आवाज उठा रही है। यह आर्टिकल है, अंग्रेजी में है, इंडिया रिमेन्स साइलेंट ऑन गाजा, द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू स्पीक अप। सोनिया गांधी ने इस लंबे चौड़े आर्टिकल में गाजा में मारे गए लोगों के लिए एक बेहद ही भावुक लेख लिखा है। आर्टिकल पढ़ेंगे आप तो लगेगा कि हर शब्द भावनाओं के सैलाब में डूबा हुआ है। गाजा के लोगों के लिए सोनिया जी के इस लेख को जब आप इंसानियत के तराजू पर तौलेंगे ना, तो आपको कुछ गलत नहीं लगेगा। भाई हम लोग भी इंसान हैं, बच्चों की लाशों को अगर देखेंगे, बिलखती हुई माओं को देखेंगे, वो कोई भी मुल्क हो, तो हमारा भी कलेजा पसीजेगा। लेकिन उसी इंसानियत के तराजू पर जब एक पलड़े में भारत में रह रहे उन लोगों को रखेंगे जिनके दुख और संघर्ष
भारत ही की जमीन पर कांग्रेस ही की सरकारों में इस देश ने देखे हैं तो आईने की तरह सब कुछ साफ हो जाएगा और सवालों की दीवार लगातार खड़ी होती चली जाएगी। सोनिया जी की तकलीफ इस एक आर्टिकल के हर एक वाक्य में गाजा में रह रहे लोगों के लिए दिख रही है, लेकिन अफसोस और हकीकत यह कि ऐसा कोई आर्टिकल कभी भी कश्मीरी पंडितों के पलायन पर उनकी तरफ से नहीं आया। पाकिस्तान में हिंदुओं के अत्याचार पर कभी ऐसा कोई आर्टिकल नहीं आया। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किए जाने पर, उनकी हत्या किए जाने पर ऐसा तकलीफ वाला शब्दों का सैलाब और ऐसा आर्टिकल कभी नहीं देखने को मिला। पहलगाम में 26 लोगों की हत्या पर स्टेटमेंट तो जारी हुआ, लेकिन ऐसा लंबा लेख कभी हमें देखने को नहीं मिला। पुलवामा पर सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले पर पॉलिटिक्स तो बड़ी देखी, लेकिन इतना लंबा लेख शायद वक्त का अभाव रहा हो। लेकिन दिल्ली से 4192 किलोमीटर दूर गाजा के लिए जो लिखा है, उफ, उसका एक अंश आपको पढ़कर सुना देती हूं। और उस अंश को मैं पढ़कर सुनाऊं उससे पहले गाजा का ज्योग्राफिया थोड़ा सा आपको समझा देती हूं कि कहां है, क्या है, कैसे है। देखिए, फिलिस्तीन दो भागों में बटा हुआ है। एक तो है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजा पट्टी। इसी गाजा स्ट्रिप, उसके एक इलाके को गाजा कहते हैं। गाजा पट्टी भी कहते हैं, गाजा स्ट्रिप भी कहते हैं। वहां पर एक इलाका है जिसे गाजा कहते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इसी इलाके से इजराइल पर हमला किया था। 1200 से ज्यादा लोग मारे गए, 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया। इजराइल ने जवाबी हमला किया, पूरे गाजा पट्टी पर हमला कर दिया और वो अभी भी जारी है। इजराइल के इस हमले में गाजा में अब तक 71,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा कहते हैं। 20 लाख लोग इजरायली हमले से बचने के लिए गाजा छोड़कर दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि इजराइल और हमास के बीच का ये संघर्ष बहुत पुराना है। हमास गाजा पट्टी में अपना एकमात्र राज्य चाहता है और इजराइल को देश के रूप में वो नहीं मानता है। वहीं इजराइल हमास को आतंकी संगठन मानता है। इसी गाजा के बिगड़ते हालात पर सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा है और मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने लिखा कि गाजा में हुई तबाही पर भारत सरकार अकेली ऐसी आवाज है जिसने चुप्पी साध रखी है। मोदी सरकार की चुप्पी सिर्फ नैतिक रूप से गलत नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हितों के लिहाज से भी समझ से परे हैं, ये सोनिया जी कह रही है। भारत ने अपने राजनीतिक हितों और नैतिक मूल्यों दोनों से समझौता कर दिया है, मैडम ने ऐसा लिखा है। बदले में हमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती मिली है, यह भी उस आर्टिकल में लिखा है। अब शायद सोनिया गांधी जी आर्टिकल लिखते वक्त संवेदना के चक्कर में फैक्ट को मेंशन करना भूल गई हैं। फैक्ट क्या है मैं आपको बताती हूं। जानना चाहते हैं ना फैक्ट क्या है ना? इतिहास के तराजू पर तौलकर आपको फैक्ट बता दूं मैं। फैक्ट यह है कि गाजा में इजरायली हमलों को लेकर एक दो बार नहीं, कई बार भारत सरकार आपत्ति जता चुकी है। और मैं आपको आंकड़े देती हूं तारीख सहित। यही प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने नवंबर 2023 में इजराइल के हमलों पर कहा था कि मासूम नागरिकों की मौत बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जब इजराइल हमला कर रहा था। बताइए, इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल क्या खामोशी होता है? इसे ये कहेंगे कि आवाज नहीं उठा रहा कोई? फिर आता है मई 2024, राफा पर इजराइल की कार्रवाई पर भारत के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई, चिंता जाहिर की। गाजा मामले में विदेश मंत्रालय ने साफ स्टैंड लिया, कहा यह मानवीय संकट है, सिंपली अनएक्सेप्टेबल, इन शब्दों का इस्तेमाल किया। जिस मोदी सरकार पर चुप्पी रखने का आरोप लगाया जा रहा है इस आर्टिकल में, इजरायली हमले के बाद फिलिस्तीन के लिए आप जानते कितने मिलियन डॉलर की मदद पहुंचाई है? कोई बता सकता है कितने मिलियन? रवि, नहीं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 12 मिलियन डॉलर से ज्यादा की मदद भेजी है भारत सरकार ने। इसे चुप्पी कहेंगे? यह गाजा का सच है, केवल कथनी नहीं है, करनी भी है। यह गाजा पर भारत का आधिकारिक स्टैंड है। दुनिया में कहीं भी अगर मासूम लोगों की मौत होगी
तो दुखद है। इंसानियत के नाते भी कोई सही इसे नहीं ठहरा सकता, लेकिन जो लोग इसे सियासी चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं और आदी है, उन्हें हर मौत पर सेलेक्टिव तकलीफ होती है। अब आपको एक और सच बताती हूं। जिस फिलिस्तीन का मुद्दा उठाकर पूरी कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने में जुटी है, यह जताने की कोशिश में राहुल गांधी एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि इजराइल के चक्कर में मोदी फिलिस्तीन को भूल गए। अब यह सब देख और सुनकर आपको क्या लगता है? यही लग रहा होगा ना कि कांग्रेस सरकार फिलिस्तीन के साथ गहरी दोस्ती रख रही थी, बेस्ट फ्रेंड होगी, एकदम पक्के होंगे ये लोग, और मोदी सरकार ने इस बेस्ट फ्रेंडशिप को तोड़ दिया होगा। फैक्ट क्या है आपको बताऊं मैं? फैक्ट बताते हैं आपको। ये फैक्ट आपके सामने रख रही हूं। 1998 में फिलिस्तीन को मान्यता मिल गई थी, 88 से 1988। ये वो तारीख, ये वो साल था जब जो है, ये वो साल था जब फिलिस्तीन को मान्यता मिली। तब से कांग्रेस सरकार जो है कितने साल रही? 16 साल रही। कांग्रेस समर्थित सरकार कितने साल रही? 2 साल रही। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कितने रहे? राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। यह आंकड़ा ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की सरकार रही 16 साल, समर्थित सरकार रही 2 साल, 16 + 2 कितने हो गए? लगभग 18, लगभग मान लीजिए। और इन सालों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री कितने रहे? राजीव गांधी रहे, नरसिम्हा राव रहे और मनमोहन सिंह रहे। अब आपसे एक सवाल पूछूं, इनमें से कितने लोग गए होंगे फिलिस्तीन? कोई आइडिया है? इन तीनों में से कोई एक? बिस्वा, मैं दर्शकों से पूछती हूँ। मनमोहन सिंह? मनमोहन सिंह, अच्छा, एक नाम आया मनमोहन सिंह। फिर नरसिम्हा राव? नहीं। राजीव गांधी, ओके, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह, यहां से जवाब आया कि ये लोग गए होंगे। इन तीनों में से फिलिस्तीन कोई भी नहीं गया। फिलिस्तीन पहला प्रधानमंत्री कौन होगा जो गया होगा? कोई आइडिया? बुलेट? इंटेलिजेंट। फिलिस्तीन जाने वाला इस देश का, भारत देश का पहला प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बनने के 3 साल के भीतर ही नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के आधिकारिक दौरे पर चले गए। मोदी सरकार बनते ही तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2015 में फिलिस्तीन गए और फिलिस्तीन जाने वाले देश के पहले राष्ट्रपति भी वही बने। मतलब जो कांग्रेस फिलिस्तीन पर अंधा प्यार बरसा रही है, फिलिस्तीन का झोला कंधे पर रख रही है, उसका इतिहास बता रहा है कि असल में ये मगरमच्छ के आंसू हैं। हुक्म, असल में ये क्या है? मगरमच्छ के आंसू। ये प्यार केवल दिखावा है, छलावा है, और इस दिखावे की सबसे बड़ी वजह है वोट बैंक। और ये मैं नहीं कह रही, बीजेपी का आरोप है। सुनिए। Those who are penning articles on Gaza, they tweet on Rafah, they carry the bags, they are silent eloquently on Hindus in Dhaka. It shows that even Videsh Niti becomes subject of vote bank नीति। तो बीजेपी गांधी परिवार के सिलेक्टिव अप्रोच को निशाने पर ले रही है। भाई मौका मिल गया ना। विदेश नीति पर बदलते सियासी स्टैंड को वो मुद्दा बना रही है, क्योंकि पश्चिम एशिया की जंग के वक्त यही कांग्रेस केंद्र सरकार पर अमेरिका और इजराइल के दबाव में चुप्पी साधने का आरोप लगा रही थी। सवाल पूछ रही थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता की अमेरिका और इजराइल ने हत्या कर दी, भारत चुप रहा। जबकि ईरान ने, फैक्ट है, प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नेता अली खामनेई के आखिरी विदाई वाले कार्यक्रम में बुलावा भेज दिया है। मतलब ईरान को भारत की विदेश नीति से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में विपक्ष को बहुत परेशानी है। आज सोनिया जी ने फिर से अपने लेख में ईरान मामले का जिक्र किया और आरोप लगाया कि यह सब मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती की वजह से हो रहा है और इजराइल की दोस्ती से भारत को नुकसान हो रहा है। तो हुक्म, आज आपको इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की क्लास में इतिहास के थोड़ा सामने खड़ा कर देती हूं। टाइम मशीन में बैठेंगे आप लोग? ले चलूं 64 साल पीछे? चलिए फिर। एक किस्सा है 1962 का। भारत चीन से अपनी सबसे मुश्किल जंग उस वक्त लड़ रहा था। आजादी के सिर्फ 15 साल हुए थे। चीन भारत के कई सारे हिस्सों में
घुसा जा रहा था। उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तब इजराइल के प्रधानमंत्री थे डेविड बेन गुरियन, उनसे हथियार और गोला बारूद की मदद मांगी। भाई दोस्त है, मांग ली। लेकिन इस मदद के साथ पंडित नेहरू ने यह शर्त रखी कि इजराइल अपने झंडे के साथ मदद नहीं भेजेगा। मदद तो भेजे पर झंडे वाले मदद हमें नहीं चाहिए। इस शर्त की वजह से बहुत सारी बातें हुई, लेकिन शर्त की वजह पता है क्या थी? नेहरू को लगा कि अरब देश से उनके रिश्ते बिगड़ जाएंगे, क्योंकि यहूदी मुल्क है, क्योंकि अरब के देशों से इजराइल के संबंध तनाव से भरे हुए थे। अब नेहरू के इस पहल के बाद या नेहरू के इस रिक्वेस्ट के बाद इजराइल क्या करता बताओ? इजराइल को क्या करना चाहिए था? बगैर झंडे के मदद भेजनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन इजराइल है ना वो। नेहरू के इस कथन के, इस रिक्वेस्ट के बाद इजराइल ने पहले तो मना कर दिया, फिर शायद रवि उस वक्त मौजूद रहे होंगे 64 साल पहले तो इजराइल ने बात मान ली। उसने बिना किसी क्रेडिट के, बिना किसी झंडे के भारत को मदद दे दी। फिर आया साल 1971। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में फिर से इजराइल से मदद मांगी। इजराइल का दोस्त अमेरिका भारत के दुश्मन पाकिस्तान के पक्ष में था उस वक्त, लेकिन इंदिरा गांधी की एक गुजारिश पर इजराइल की तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने ईरान जा रहे हथियारों के जहाज को भारत भेज दिया। इजराइल ने तब अमेरिका की बिल्कुल परवाह नहीं, और यह फैक्ट है। ये दोनों तथ्य राहुल गांधी के परनाना और दादी के कार्यकाल के हैं। जिस इजराइल के नाम का इस्तेमाल राहुल गांधी मोदी सरकार को विदेश नीति पर घेरने के लिए कर रहे हैं, असल में उसने वक्त वक्त पर भारत के साथ दोस्ती निभाई है। भारत के साथ सबसे बुरे वक्त में इजराइल खड़ा रहा है। इजराइल और विदेश नीति पर भारत की तटस्थता पर शब्दों की नदी बहाने से पहले इतिहास को पढ़ लेना चाहिए था। थोड़ा पढ़ने लिखने से भला अपना ही होता है, लेकिन सियासत का तकाजा तो यही है ना कि अपना नैरेटिव मजबूत होना चाहिए, अपना नैरेटिव मजबूत होना चाहिए, फिर वो झूठ की नींव पर हो या अर्ध सत्य पर ही क्यों ना खड़ा हो। और इसीलिए हमेशा कुछ भी देखे भाले फैक्ट्स के तराजू पर उसको जरूर तौलें। आगे बढ़े, अब बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट चैप्टर। चढ़ावा चोरी कांड के बाद श्रद्धालु, आपको पता है, अयोध्या में कम हो गए हैं। आप ये जानते हैं दान कम हो गया है। आप जानते हैं राम भक्त कितने दुखी हैं। रामलला के सेवादारों के अंदर कैसे जन्म ले लिया रावण ने। चंद पैसों के लालच में 500 साल का संघर्ष कैसे भुला दिया गया, आज यही चैप्टर। और आज जब मैं बात करूंगी तो राम भक्तों से बात करूंगी और उनकी बात करूंगी, उन सभी राम भक्तों की बात जिनकी आस्था आहत हुई है, जिनका भरोसा डगमगाया है, जिनके मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा है। क्योंकि जब से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर आई है, तब से हर सनातनी हैरान है, परेशान है। वो कहे तो कहे क्या, करे तो करे क्या। कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन यहां तो घर के भेदियों ने ही सब कुछ तबाह कर दिया, घर के रखवालों ने ही सब कुछ तबाह कर दिया, मंदिर के कोतवाल ने ही रामलला के चढ़ावे की लूट मचा दी। आप देखिए, पहले दिन से इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और योगी सरकार ऐसा नहीं है कि एक्शन में नहीं है, जबरदस्त एक्शन में। लीपापोती तो नहीं हो रही, कम से कम एसआईटी की एक दौर की जांच हो चुकी है, दोषियों को जेल पहुंचाने वाला एक्शन हो चुका है, बाकियों की तलाश जारी है। लेकिन अभी भी राम भक्त यही जानना चाहते हैं, चढ़ावा चोरी के असली गुनहगार कौन है? कौन है वो लोग जिन्होंने हजारों करोड़ राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है? क्योंकि लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, बड़ी मछलियां कहां हैं? छोटी मछलियां तो फंसा दी गई, बड़ी मछलियों को क्यों बचाया जा रहा है? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, क्या चढ़ावा संभालने वाला मैनेजमेंट फेल हो गया? क्या चढ़ावा चोरी के मुजरिमों को बचाया जा रहा था, या जानबूझकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था? ये सवाल तो है और जवाब देना होगा।
22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब जिस राम राज्य की परिकल्पना की गई थी ना, वो साकार होते हुए दिख रहा था। क्या चेहरों पर मुस्कान थी, क्या भाव थे, भाव विभोर हो रही थी पूरी अयोध्या। जिस मंदिर के लिए 500 साल का संघर्ष किया, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, गोली खाई, खून बहाया, जान दी, बेशरम लोग कुछ पैसों के लिए सब भूल गए। उस राम मंदिर में अपने राम लला को देखने आए भक्तों के हुजूम और उनकी तरफ से भावनात्मक रूप से दिए गए चंदा की चोरी कर दी। राम भक्तों ने इतना चंदा, इतना चढ़ावा दिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को, कल भी मैंने बताया था, याद कीजिए कितना हो गया, कितने दिन हो गए? हाँ, 2 साल 5 महीने, आज कल 4 दिन थे, आज कितने हो गए? 5 दिन। 2 साल 5 महीने 5 दिन हो गए। इतने दिनों में देखिए कितना बदलाव हो गया। जो राम मंदिर हिंदू आस्था का एपिसेंटर बना हुआ था, टिकटें नहीं मिल रही थी, वहां चढ़ावा चोरी कांड के बाद शांत हो गया सब कुछ। आप हैरान रह जाएंगे कितना बदलाव आया। 4 जून को पहली बार यह बात पब्लिक हुई कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा है, ठीक है। उसके 9 दिन बाद एसआईटी का गठन हुआ। जांच के 9 दिन बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया, फिर एफआईआर हुई, फिर अगले दिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन एफआईआर में 90 अज्ञात व्यक्ति, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, कल भी था, अभी भी बना हुआ है। कौन है ये? कोई नहीं जानता। जबरदस्त सस्पेंस और सवाल के बीच एक और चेहरा सामने आ जाता है और वो है चंपत राय। और चंपत राय के इस्तीफे के बाद यह चर्चा और ज्यादा शुरू हो गई कि अगर चंपत राय ने कुछ गलत नहीं किया तो इस्तीफा क्यों दिया? अगर चंपत राय दोषी हैं तो फिर एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं है? आज राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया है। वो लेटर आपको बताती हूं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय और न्यासी अनिल मिश्रा से त्याग पत्र प्राप्त हुआ। न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा। यानी अभी तक उनका रेजिग्नेशन कबूल नहीं किया गया है। यानी चंपत राय ने भले ही इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन ट्रस्ट ने अभी भी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। यानी ट्रस्ट अभी भी चंपत राय के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन चंपत राय सवालों के घेरे में हैं, इससे कोई दूरी नहीं है, क्योंकि चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के दूसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के बाद महासचिव का पद उन्हीं के पास था। राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखने से लेकर मंदिर के उद्घाटन तक चंपत राय के बिना कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। मंदिर के उद्घाटन के करीब 2.5 साल बाद तक, यानी अभी तक राम मंदिर में चंपत राय की ही चला करती थी। उनकी इजाजत के बगैर पत्ता नहीं हिलता था, एक चीज इधर से उधर नहीं होती थी। तो फिर 2 साल से चढ़ावा चोरी कैसे होता रहा? ये सवाल आपके मन में नहीं है? ये सवाल हमारे मन में है, और इसीलिए चंपत राय पहले दिन से सवालों के घेरे में है। क्योंकि यह बात किसी के गले नहीं उतर रही कि चंपत राय को कुछ मालूम ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 साल से चढ़ावा चोरी उनकी पीठ पीछे होता रहा, उनको कैसे नहीं मालूम? और आप देखिए कि एसआईटी ने चढ़ावा चोरी मामले में जिस व्यक्ति से सबसे पहले पूछताछ की थी, वो व्यक्ति चंपत राय थे। लेकिन उसी एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर जब एफआईआर होती है तो उसमें चंपत राय का नाम नहीं होता है। 9 आरोपी बनाए जाते हैं, लेकिन चंपत राय का नाम एफआईआर में नहीं होता है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब तक चंपत राय को बचाया जा रहा है? ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि मामले की जांच पर सुनवाई से पहले ही किसी को क्लीन चिट ऐसे दी जा रही। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा खुलकर कह चुके हैं चंपत राय की निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार कह रहे हैं चंपत राय संवेदनशील समर्पित व्यक्ति है। साध्वी ऋतंभरा कह रही है कि चंपत राय की निष्ठा और समर्पण पर उंगली नहीं उठा सकते। कई बीजेपी नेताओं ने कहा कि चंपत राय ऐसा कर ही नहीं सकते। अयोध्या के कई साधु संतों ने चंपत राय पर भरोसा जता दिया। चंपत राय के बारे में बहुत से लोगों की अच्छी राय है और ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि चंपत राय जैसा व्यक्ति चढ़ावा चोरी जैसा महापाप कर ही नहीं सकता। इसके पीछे राम मंदिर के लिए चंपत राय का संघर्ष है, राम के लिए उनकी अपनी समर्पित जिंदगी की कहानी है, और इसीलिए कोई इस तरीके से उनको कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी से आप नहीं बच सकते।
सारी जिंदगी उनकी समर्पित रही, लेकिन अगर यहां अनदेखी हुई तो जिम्मेदारी किसकी है? मंदिर ट्रस्ट के महासचिव की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? उनके कंधे पर 100 करोड़ सनातनियों के भरोसे की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? उनके भाई सुनील बंसल से हमने बात की, क्या कह रहे हैं जरा जल्दी सुन लीजिए। देखिए साहब, ये राजनीतिक स्टंट है, और जब आदमी इतने बड़े ओहदे में बैठा होता है तो ये विपक्ष वाले इस तरह की बातें अमूमन करते हैं कि उन्होंने ये कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। उनका जीवन 50 साल का जीवन पारदर्शिता का, ईमानदारी का, निष्ठा का, त्याग का जीवन रहा है, और जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने जो है इनके साथ विश्वासघात किया है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं विश्वासघात किया है। एक बार के लिए जांच होगी, पता चलेगा, लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी? अच्छा इंसान है, सब कुछ त्याग कर उस जगह पहुंचा इंसान है, लेकिन अगर जो जिम्मेदारी दी है उसे नहीं निभा पाए तो सवाल तो उठने लाजमी है ना। और अब चूंकि दुखती हुई रग है तो विपक्ष को मौका मिला, वो दबाएगा। अखिलेश जी फुल मोड में हैं, कह रहे हैं अगर चुनाव जीत गए हम तो अयोध्या में सियाराम धाम बनाएंगे। एक ट्वीट किया उन्होंने, मतलब पोस्ट एक्स पर, हम ये संकल्प लेते हैं कि नई सरकार बनाकर अयोध्या को एक ऐसी धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे जहां विश्व भर से आए श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे। प्रभु के आशीर्वाद के साथ हम अयोध्या के सनातन मान को आस्था, श्रद्धा और सच्ची भावना के सियाराम धाम के रूप में पुनर्स्थापित करने का संकल्प करते हैं। अखिलेश यादव यही कह रहे हैं कि ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते। इधर कांग्रेस भी राम मंदिर के मुद्दे पर बैक फुट पर नहीं है, फ्रंट फुट पर खेल रही है। राहुल गांधी का कोई बयान वैसे तो अभी तक इस मुद्दे पर सामने नहीं आया, लेकिन उनकी बहन प्रियंका गांधी आई, सवाल उठाए। वो भी यही कह रही हैं कि आस्था के साथ चोट हुई है, ये नहीं होने दिया जाएगा। प्रियंका गांधी जांच की बात कर रही है। अखिलेश यादव सियाराम धाम बनाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन कभी उस दौर की बात नहीं करते जब रामलला टेंट में थे। आज सब बहुत एक्टिव हो गए, सियाराम धाम बना रहे हैं, बड़ी बड़ी जांच की बात कर रहे हैं। आप सब कहां थे जब संघर्ष हो रहा था? अयोध्या में जब टूरिज्म का सूखा पड़ा था, आप लोग कहां थे? रामलला जब उस स्टार्ट में थे तब कितने लोग गए थे वहां पर दर्शन करने? उस वक्त के हालात क्या थे आप भूल गए? मैं दिखाती। IIM लखनऊ की एक स्टडी के मुताबिक फरवरी 2024 से पहले तक अयोध्या में हर साल 1,70,000 पर्यटक ही पहुंचा करते थे। अब कितने पहुंच रहे हैं हर साल, कोई बता सकता है? कितने होंगे भाई? पहले पहुंच रहे थे 1,70,000, आज की तारीख में कितने होंगे? सब तो देख लिया ना, पर्चा लीक हो गया है। ये मेरी PCR टीम गलत काम कर रही है, इतना जल्दी पर्चा लीक नहीं करेंगे। हर साल 5 से 6 करोड़ पर्यटक आ रहे हैं। पहले दुकानदार रोज 400 से 500 रुपए कमाते थे, अब दुकानदार रोज कितना कमा रहे हैं? वेरी नाइस, देखो देखो देखो, टिपो 2,500 रुपए। पहले सीमित होटल्स हुआ करते थे, कोई नेशनल चेन वहां पर नहीं थी। अब कौन कौन है? हाँ पढ़ो पढ़ो, ताज है, मैरियट है, उसके जैसे बड़े ब्रांड होटल्स के दिखाई दे रहे हैं। पहले खराब कनेक्टिविटी थी, पुराना रेलवे स्टेशन था, कोई एयरपोर्ट नहीं था। अब पहले विकास प्रोजेक्ट्स में बहुत कम सरकारी निवेश था, अब
85,000 करोड़ रुपए के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और अब क्या किया हमने? प्रभु राम लला के उस पवित्र धाम में वही सनातनी जिनको रखवाली सौंपी गई थी प्रभु राम के चंदे की, रावण बनकर किडनैप कर गए, चोरी डकैती कर गए, रामलला से गद्दारी कर गए। पाठशाला में अब अगले चैप्टर की तरफ, अगली क्लास की तरफ रुक करना है। मॉरल साइंस की यह क्लास है और जितने भी इस वक्त माँ बाप स्क्रीन पर मौजूद हमें देख रहे हैं, उन सब के लिए ये कलेजा कपा देने वाली खबर है। श्रवण कुमार का ये देश है, हाँ, जिसने अपने माँ बाप को अपने कंधे पर भगवान के दर्शन करवाए। और इस देश में अगर पिता का तिरस्कार हो, ऐसी तस्वीरें आए, तो क्या आपका कलेजा नहीं पसीजे? कोई दानव बेटा जब अपने बुजुर्ग पिता को ताबड़तोड़ लात और घूंसे मारे, थप्पड़ से बदहवास कर दे, तो गुस्सा नहीं आएगा? पिता को बेहोश कर दे, जयपुर के उसी शत्रु पुत्र जिस पर आज धिक्कार है, उससे आपको मिलवाना है। ऐसी संतान से तो बेऔलाद होना अच्छा है। जयपुर में एक पिता सिर्फ रोया नहीं, वो टूट गया। अपनी आंखें बंद करके सोचिए, एक 67 साल का बूढ़ा बाप, कांपते हाथ, जिसमें ताकत नहीं बची हो, जिसकी कमर उम्र के बोझ से झुक गई हो, वो अपने बेटे के सामने खड़ा है सिर्फ पिटने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। बेबस बाप और हैवान बेटा। पूरी खबर आपको बताऊंगी, पहले आपको तस्वीर दिखा दी, साथ में चल रही है, जयपुर की है, सांगानेर की ये तस्वीर। और मैं कह रही हूं, जब इस तस्वीर को देख रहे हैं, नाजुक दिल वाले, कमजोर दिल वाले इस तस्वीर को ना देखें। ये बेटा है जो अपने बाप को धक्का देता है, बदतमीजी करता है, एक के बाद एक थप्पड़ जड़ता है, कभी यहां पटकता है, कभी वहां पटकता है। ये कमजोर, ये नाजुक बाप, मतलब उसकी काया कमजोर है। कभी उसका सर आगे से टकराता है, कभी पीछे से टकराता है, कभी आगे से टकराता है, कभी वो फ्रिज से टकराते हैं, कूलर से टकराते हैं, बिस्तर से टकराते हैं। फटी सी सफेद बनियान पहने पिटते हुए बुजुर्ग को देखकर आप रोने लगेंगे। इनका नाम है आनंदी लाल, 67 साल उम्र है। नीली शर्ट पहने ये जो शख्स पिटाई कर रहा है, इसका नाम है धनपत लाल, आनंदी लाल का हैवान बेटा। घरेलू विवाद था, दूसरे घर में रहता था। उसके पिता अपने छोटे बेटे के साथ अलग घर में रहते थे। 7 दिन पहले की ये तस्वीर है। धनपत अपने छोटे भाई के घर पहुंचता है, पहले बुजुर्ग पिता के साथ बदतमीजी करता है, बाहर बाइक से उनको टक्कर मारता है, फिर घर के अंदर आता है, पिता भी पीछे पीछे घर के अंदर पहुंच जाते हैं। उसके बाद शुरू होती है हैवानियत। बेटा अपने बूढ़े पिता को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारता है। बेबस लाचार बाप कभी सीढ़ियों पर गिरता है, कभी बेड पर गिरता है, कभी गेट पर जाकर टकरा जाता है। और सबसे खतरनाक चीज ये है, उस घर में मौजूद सब लोग सिर्फ देखते रहते हैं। शर्मनाक है ये बात। किसी की इतनी हिम्मत औकात नहीं होती है कि इस धनपत को रोक ले। जयपुर से सामने आई ये तस्वीरें सिर्फ पिटाई की नहीं है। ये तस्वीर बाप बेटे के रिश्ते के भरोसे को छलनी करती है। बाप ने पहली बार बेटे को गिरने से बचाया होगा। याद कीजिए, ये वही बाप होगा जिसने बेटे की उंगली पकड़कर इसे जिंदगी में असल, नकल, सही और गलत का पाठ पढ़ाया होगा। इस बाप ने न जाने अपनी कितनी चीजों को कुर्बान किया होगा ताकि पढ़ लिख कर ये बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन थप्पड़ उस चेहरे पर लगे हैं, उस बेटे के हाथों द्वारा। जिन हाथों ने दुलार किया होगा इस बेटे को, उन हाथों को मरोड़ा गया। उसकी गर्दन पकड़कर उसे बताया गया कि मैं कलयुगी राक्षस बेटा,
19 जून की हैवानियत का ये वीडियो 7 दिन बाद सामने आया। पूरा देश गुस्से में आया, सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हुए। आरोपी धनपत लाल को गिरफ्तार तो किया, खुश हुए आप सबके गिरफ्तार हो गया? अब दुखी हो जाइए, क्योंकि महज कुछ ही घंटों बाद जयपुर में इस जल्लाद बेटे को जमानत मिल गई। इतनी क्रूर करतूत करने के बाद इसे जमानत मिली। हिंदुस्तान में ऐसे कैसे बुजुर्ग सुरक्षित रहेंगे, मैं आपसे पूछती हूं। ये कैसा कानून है, कैसी पेचीदगियां है कानून की कि इसका फायदा उठाकर धनपत जैसे घिनौने लोग छूट जाते हैं। लालच इंसान को जानवर बना रहा है, लाइसेंस दे रहा है जानवर बनने का, और जानवर भी बेहतर होता है। संस्कारों का दिवालियापन नहीं तो ये क्या है? और आप कहेंगे रोबिका जी क्या इतनी ये कहानी क्यों आप बता रही हैं? क्योंकि ये देश उस समाज से बना है जहां पर बाप, बेटा, मां, बहन सब एक मुट्ठी की तरह रहते हैं। और ये मुट्ठी पैसा नहीं जोड़ता है, ये मुट्ठी संस्कार और इस देश की परंपरा जोड़ती है। और अगर ये मुट्ठी किसी बाप की बुजुर्गियत पर पड़ने लगे और वो भी बेटे की तरफ से, तो धिक्कार है ऐसे समाज पर। 2014 में भी धनपत ने कुल्हाड़ी से पैर पर हमला कर दिया था, पिता के पैरों पर फ्रैक्चर हो गया था। एफआईआर साल 2014 में ही शिवदासपुर थाने में करवाई गई। उस मामले में भी आरोपी ये जमानत पर बाहर आ गया। उसके बाद भी ये लगातार ऐसे ही करता रहा और छूटता रहा। बुजुर्ग मां बाप की देखभाल के लिए कानून बनाने की जरूरत इसीलिए तो पड़ जाती है। 2007 में भारत सरकार ने, आप जानते हैं, कोई कानून बनाया था, मां बाप और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 कानून बना था। यह कानून बुजुर्ग नागरिकों के अधिकार, सम्मान और भलाई का भरोसा देता है। कानून में बच्चों और रिश्तेदारों पर बुजुर्गों की देखभाल और भरण पोषण की जिम्मेदारी तय की जाती है। यह अधिनियम बुजुर्गों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा तय करता है। इसी कानून से एक कदम आगे बढ़कर मार्च 2026 में, आप जानते हैं, तेलंगाना विधानसभा में तेलंगाना एम्प्लॉयज अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेरेंटल सपोर्ट बिल 2025 और 26 पास हुआ है। आप जानते हैं इस बिल में क्या है? मतलब इस कानून में बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना इस कानून की जिम्मेदारी है। सरकारी और निजी क्षेत्र में ये जितने भी कर्मचारी हैं ना और जनप्रतिनिधि है, अगर ये अपने माँ बाप का आर्थिक रूप से समर्थन नहीं करते हैं, अगर अपने माँ बाप की, बुजुर्ग माँ बाप की उम्मीदों के मुताबिक सहायता नहीं करते हैं, तो इन कर्मचारियों का वेतन यानी सैलरी 15% या 10,000 की राशि काटकर सीधे माँ बाप को दे दी जाएगी। और तेलंगाना सरकार की ये बहुत शानदार पहल है, ताली बजानी चाहिए इस पर, तेलंगाना सरकार की इस पहल पर। जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखेगा, उनके मुंह का निवाला छीनकर आपके मुंह का निवाला बना है। अगर बुजुर्गियत में आप उनका ख्याल नहीं रखते तो आपकी सैलरी कटनी चाहिए। ये कानून इसलिए ज्यादा अहम हो जाते हैं क्योंकि हेल्प एज इंडिया ने 2024 में एक रिपोर्ट, एजिंग इन इंडिया एक्सप्लोरिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स टू केयर चैलेंजेस, पब्लिश की। इस रिपोर्ट में पता है क्या दावा किया गया? ये कि 52% बुजुर्ग स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। 54% जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित है। 65% बुजुर्ग आर्थिक तौर पर सुरक्षित नहीं है, मोर देन 50%। 80 साल से ज्यादा उम्र के 47% बुजुर्गों के पास पैसा नहीं है, आय की कोई सोर्स नहीं है। 29% बुजुर्ग सिर्फ बुढ़ापा पेंशन के भरोसे हैं, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती, कुछ 1000। अब सवाल यह है कि जयपुर में जो बुजुर्ग के साथ हुआ, इतनी हैवानियत करने की किसी भी बेटे की, किसी भी बच्चे की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? अगर माँ बाप का डर नहीं है तो सिस्टम का डर होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए। लेकिन भारत में जो कानून है, बुजुर्गों से इस तरह से व्यवहार करने या उन्हें प्रताड़ित करने पर ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन दूसरे देशों में इस पर कड़े कानून बने हुए हैं। मतलब ये अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया, और मैं आपको बताती हूं किस तरीके के कानून है। जो कानून है, मतलब अगर आप
जो एल्डर्स ऑफ द फैमिली हैं उनके साथ मारपीट करते हैं पर सजा कितनी है, अब जरा इसकी बात हो जाए। सबसे पहले अमेरिका। आप जानते हैं अमेरिका में 5 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। 5 से 20 साल मतलब अगर आपने इस तरीके से किसी बुजुर्ग के साथ कुछ किया तो 5 से 20 साल के लिए आप जेल में बंद हो जाएंगे। अब जरा फिलीपींस में देखिए, फिलीपींस में अगर आपने किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा किया तो कितने साल की सजा है? 10 साल की सजा है। अगर यूएई में आप इस तरीके का कुछ करते हुए पकड़े गए, आपके खिलाफ ऐसा कुछ हुआ, तो पहला तो है 5 साल की सजा और ऊपर से आपको जुर्माना देना होगा 5 लाख का, और 5 लाख रुपए नहीं, दिरहम। मलेशिया में अगर जाएंगे तो शरिया कानून के तहत वहां सजा का प्रावधान है। आप अपने बुजुर्गों के साथ ऐसे अगर पेश आएंगे तो हर आप कंट्री को उठाकर देख लीजिए किस तरीके के प्रावधान। और अब आगे बढ़ रहे हैं और यह है प्रैक्टिकल क्लास। तैयारी है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मतलब आप समझ लीजिए आईटी वाली क्लास, ठीक है? तो आईटी वाली क्लास में क्या बताएंगे भाई? चैप्टर हमारा यह है कि अब आंखों देखी कानों सुनी पर आपको भरोसा नहीं करना है। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं लेकिन दिल के बहुत साफ है। आपको जो दिखता है, जो आपके फ़ोन पर आता है, हम भारत के लोग हैं ना, हम उस पर यकीन कर लेते हैं। पहली कोई चीज़ करे ना करे यकीन पहले करते हैं। हम लोग शक्की लोग नहीं हैं, दिल खोल कर यकीन करने वाले लोग। लेकिन एआई के ज़माने में ऐसे ऐसे फेक वीडियोज़ आ रहे हैं, पैरों से कोई बर्गर बना रहा है, सेलिब्रिटी का चेहरा लगा रहा है। एआई के फर्जीवाड़े का कंप्लीट चैप्टर आज पाठशाला में डीप फेक और असली तस्वीर के बीच का फर्क समझाने वाली प्रैक्टिकल क्लास न्यूज़ की पाठशाला में। रेडी? चलिए, जितने भी घर में बुजुर्ग हैं, जितने भी बच्चे हैं, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जल्दी से आइए और इस वक्त टाइम्स नाउ नव भारत की स्क्रीन पर चिपक जाइए। अरे मतलब एकदम नहीं चिपक जाना है, कहीं और नहीं जाना है, यही न्यूज़ की पाठशाला के साथ बने रहना है। आप, हम, हमारे माँ बाप, बच्चे फ़ोन पर बहुत कंटेंट कंज्यूम करते हैं। आजकल सबकी आदत है, हमारा फ़ोन कहाँ है, हाँ फ़ोन दीजिएगा मुझे। तो क्या करते हैं हम, हमारी आदत है इस तरीके से जाते रहते हैं। पता ही नहीं चलता कि हमने जो कुछ देखा है उसमें देखा कितना असली है और कितना नकली है। इसीलिए आज पाठशाला की प्रैक्टिकल क्लास में आपको एक डाउट क्लियर करवाने वाली हूँ। एआई कितना खतरनाक है ये बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं आप ये वीडियो? ये पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत घूम रहा है। देख रहे हैं आप? स्क्रॉल करते हुए हो सकता है आपको भी दिख गया हो, मुझे तो दिखा था। इस वीडियो में दिखाया गया कि एक शख्स सड़क के किनारे बर्गर बेच रहा है। कहाँ? हमारे देश में ही। पैरों से बर्गर बना रहा है। देखिए, फुल फ्रेम कीजिए भैया ताकि समझ में आ सके। देखिए, ये देख रहे हैं आप? ओहो, क्या तरीके से ये बर्गर बना रहा है। हाँ, इस वीडियो को भारत का बताकर भारत के स्ट्रीट फूड और गंदगी के बारे में कमेंट्स किए जाने लगे। लेकिन वीडियो पूरी तरह से फेक और एआई जेनरेटेड निकला जब इसका फैक्ट चेक किया गया। अब सोचिए, जिस किसी ने ये वीडियो देखा होगा 1 सेकंड के लिए, क्योंकि आप कितना टाइम लगाते हैं, आप गए और ऐसे देखा, खट करके आगे बढ़ गए, फिर देखा, फिर आगे बढ़ गए कुछ सेकंड में। जिसने भी देखा होगा, अगर गौर से नहीं देखा होगा तो उसे यही लगा होगा कि भारत की स्ट्रीट फूड कितने गंदे तरीके से बनाते हैं, भैया मैं तो कभी ना खाऊं। कितने लोग इसे अपनी टाइमलाइन पर देखकर भारत के बारे में एक विचार बना गए होंगे कि कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, और पूरी दुनिया में ये फैल गया। ज्यादातर तो अंग्रेज थे जो इसके ऊपर
पोस्ट कर रहे थे और कमेंट कर रहे थे, लेकिन ये तो डीप फेक है। और ये पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ। पूरे इंटरनेट पर तमाम ऐसे झूठे AI जनरेटेड डीप फेक वीडियोस भरे हुए हैं, और ये कितनी आसानी से हो सकता है मैं आपको अब दिखाती हूं प्रैक्टिकल क्लास में। तो आप लोग सब तैयार हैं प्रैक्टिकल क्लास के लिए? मैं चाहती हूं कि परिवार में जितने भी लोग हैं, चाहे फिर कह रही हूं बुजुर्ग हो, बच्चे हों, महिलाएं हों, माताएं हों, सब के सब इस प्रैक्टिकल क्लास में अब आ जाइए। इस प्रैक्टिकल क्लास में आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है? अभी कुछ दिन पहले का वीडियो है। यही न्यूज़ की पाठशाला में मैंने तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा किया था कि वो न्यूज़ की पाठशाला को देख रहे हैं। एक रियल वीडियो बिल्कुल मेरे बगल में चलाती हूँ और फिर आपको उसका एक फेक वीडियो दिखाऊंगी। पहले रियल वीडियो। आप न्यूज़ की पाठशाला को बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे देश भर से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। इनफैक्ट अब तो परिवार और रिश्तेदारों को भी लोग फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि मैडम की पाठशाला में हम भी दाखिल हो चुके हैं। कई स्कूल के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं। अब इसको हम रोकते हैं। ये आपने पूरा सुन लिया। अब ये तो रियल वीडियो है, अब आपको मैं एक रील वाला वीडियो दिखाती हूँ, यानी फेक AI जनरेटेड। ये है कंगना जी। पसंद कर रहे हैं, मुझे देश भर से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। इनफैक्ट अब तो परिवार और रिश्तेदारों को भी लोग फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि मैडम की पाठशाला में हम भी दाखिल हो। आप न्यूज़ की ये कंगना रनावत को आप देख रहे हैं और इनसे हमने परमिशन ली है ये बताने के लिए कि देखिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी चेहरे को। एक अब आप 2 फ्रेम दिखाइए जरा। ये एक तो असली वीडियो है और एक AI से बनाया गया वीडियो है। एक में आपको मैडम दिख रही हैं और दूसरे में कंगना रनावत आपको दिख रही हैं। वही बात, वही हाव भाव, हर चीज। जब मैं हाथ उठाती हूं तो AI जनरेटेड उस वीडियो में भी उसी तरीके से हाथ उठ जाता है। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया और एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। और आपको पता है ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें बहुत टाइम नहीं लगा। अच्छा, इस वीडियो को देखकर मुझे आप लोग बताइए, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि हमने एक बहुत बड़ा कोई IT एक्सपर्ट इस्तेमाल किया होगा। लग रहा है? नहीं, फोन से ही हो जाता है। ये हमारी क्लास तो बहुत समझदार है ना। लेकिन हो सकता है कि दर्शकों को ये लग रहा हो कि इसके लिए तो बाकायदा किसी एक्सपर्ट का हमने सहारा लिया होगा। इसके लिए हमने किसी एक्सपर्ट का सहारा नहीं लिया। मेरी अपनी टीम की सदस्य है शुभांगी, स्क्रिप्ट लिखती है बहुत शानदार। ये भी उन्होंने ही लिखी है कहानी जो मैं आपको बता रही हूं। उन्होंने AI टूल का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 5 मिनट में बगैर किसी पेमेंट के, पैसा भी नहीं दिया, ये वीडियो तैयार कर दिया। मेरे चेहरे को कंगना रनावत के चेहरे से स्वैप कर दिया शुभांगी ने, हमारी प्रोड्यूसर ने। एक बार फिर से दोनों वीडियोस को आप देख। कोई बहुत प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, हमने 2-4 चीजें डाली और स्वैप कर दिया, आवाज नहीं बदली। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना बताना था कि बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी पैसे के आप इत्मीनान से ये वीडियो जो है बना सकते हैं और लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। प्रोफेशनल तरीके से अगर कोई करने लगे तो फिर क्या ही कर सकता है। और मैं दिखा देती हूं आपको कि अगर कोई प्रोफेशनल ये काम करने लगे तो क्या क्या हो सकता है। अब ये समझिए कि 2 तरह से आप ये जान सकते हैं कि ये जो वीडियो चल रहा है इसमें से आप जान पाएंगे कि कौन AI था और कौन सच्चा था और कौन झूठा था। इतना क्लीन हो गया है सब कुछ, लेकिन कुछ तो वजह होगी ना, और कोई तो तरीका होगा ना कि किसी भी वीडियो के साथ अगर छेड़छाड़ हो रही है तो आप कैसे जानेंगे। एक होता है डीप फेक और दूसरा होता है AI वीडियो। समझ गए आप? ये 2 चीजें होती है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप कोई भी वीडियो बना सकते हैं। आपको करना क्या होता है, आपको प्रॉम्प्ट डालने होते हैं। AI को बताना होता है कि मुझे चाहिए हवा में उड़ती हुई बिल्ली। वो आई हवा में उड़ती हुई बिल्ली। बिल्ली जो है वो दाएं तरफ देखनी चाहिए, उसके चेहरे पर चश्मा लगा हुआ होना चाहिए, उसकी पूंछ हवा में लहराती हुई होनी चाहिए, दोनों आगे के जो उसके पॉज है वो सामने की दिशा में होने चाहिए, पीछे चांद चमका हुआ होना चाहिए। ऐसे आपको प्रॉम्प्ट डालने होते हैं। टेक्स्ट लिखिए, पूरा एक नया वीडियो बनकर सामने आ जाएगा। कार्टून भी बना सकते हैं, एनिमेशन भी बना सकते हैं।
जैसे ये वाला है। डीप फेक वीडियो में एआई की मदद लेकर किसी असली इंसान या किसी सिचुएशन के हिसाब से शरीर या चेहरा या आवाज या एनवायरनमेंट तैयार किया जा सकता है, और इतनी सफाई से कि आप ये समझेंगे ये तो बिल्कुल सच है। अब आपको बताती हूं कैसे पता किया जाए कि कौन सा वीडियो असली है और कौन सा वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया या डीप फेक है। किसी भी वीडियो के चेहरे के हाव भाव और ब्लिंकिंग यानी पलके झपकाने को आपको देखना होगा। इंसान हर 3 सेकंड में पलक झपकाता है, लेकिन किसी एआई वीडियो में ये बहुत अजीब तरीके से झपकेगा। कभी 3 मिनट हो जाएगा, कभी 1 सेकंड हो जाएगा। बहुत अजीब सा आपको लगेगा कि ये रियल नहीं है। किसी भी एआई वीडियो को पकड़ने की ट्रिक वो भी आप जान लीजिए। वीडियो को 0.25 स्पीड पर चला दीजिए। मतलब वो आजकल बटन दबाते हैं और उसके बाद वो बहुत तेजी से स्पीड में चलने लगता है। जब आप उसे स्पीड से चलाएंगे तो आंखों को ध्यान से देखिएगा और चेहरे के किनारे किनारे आप देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा होता है ये थोड़ा ब्लर्ड होता है। ब्लर्ड मतलब धुंधला सा होता है। ये बिल्कुल मेरे जो आउटलाइन है ना चेहरे की, वो ब्लर्ड होती है। बालों के एकदम पास, कानों के एकदम पास, गर्दन के जो ये जोड़ है यहां पर ध्यान दीजिएगा। स्किन टोन, उसका कलर सडनली बदल जाता है। जब आदमी जो है सर घुमाता है, चेहरा और गर्दन जो है वो थोड़ा अलग अलग स्पीड से घूमने लगते हैं। एक अलग सी स्पीड, आपको एक वेव सी उसमें दिखने लगती है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, इसके देखिए अचानक वो जो बन था वो गायब हो गया। हाँ, और वो जो चाकू है वो कहीं अपने आप चलने लगा है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा गौर से देखना होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा? ये एक्सपीरियंस से पता चलता है। होठ हिलाने की टाइमिंग पर नजर दीजिएगा। आवाज के बीच थोड़ा भी अगर गैप हो तो आप शक्की हो जाइए। हाव भाव उसके देखिएगा। गुस्सा कर रहा है तो बहुत ही अजीब तरीके से हल्क टाइप गुस्सा दिखेगा। मुस्कुरा रहा है तो बहुत अजीब टाइप से मुस्कान दिखेगी। ये सारी रोबोटिक स्मूथनेस है, इसको आपको देखना होगा। और थोड़ा सा जब आगे बढ़ाएं वीडियो को तो इत्मीनान से चेक कर लीजिए, फिर ही बढ़ाइएगा। और अब हमारा सेगमेंट सोचा है कभी। सोचा है कभी आपकी एक छोटी सी आदत सिर्फ आपका नहीं पूरे देश का भविष्य बदल सकती है। सोचिए आप अपने किसी दोस्त की शादी में गए, किसी रिश्तेदार की शादी में गए। शादी में खाने का बढ़िया बढ़िया इंतजाम, आपने प्लेट में सारे पकवान, सारी के सारी डिशेस एक साथ ले ली, वो भी जो आप नहीं खाने वाले, और फिर उसे फेंक दिया। जितना खाया खाया, बच गया तो क्या। लेकिन आप जानते हैं इससे कितना नुकसान होता है? हर साल देश में 1 करोड़ से ज्यादा शादियां होती है। हर शादी में औसतन 500 किलो खाना बनता है। यानी 1 करोड़ शादी अगर उसमें आप कैलकुलेट करें तो 50 लाख टन यानी 5 अरब किलो खाना बनता है। और इन्हीं शादियों में परोसा जाने वाला 18% खाना बर्बाद हो जाता है। 18% का मतलब है 90 करोड़ किलो खाना बर्बाद हो जाता है। अगर 1 किलो खाने की लागत 130 रुपए की मानी जाए तो 1 साल में शादियों में 11,700 करोड़ रुपए का खाना बर्बाद हो जाता है। पता है आपको भारत के आयुष मंत्रालय का इस साल का बजट है 4,408 करोड़। यानी आयुष मंत्रालय के बजट का लगभग 3 गुना बजट हम खाना फेंक कर बर्बाद कर देते हैं। और यह सवाल सिर्फ बर्बादी का नहीं है, संवेदनशीलता का है। इसीलिए रिक्वेस्ट है, बदलाव दूसरों से नहीं, खुद से शुरू होता है। बेल बज गई है, मुझे आपसे इजाजत लेनी है। न्यूज की पाठशाला में इतना ही। टाइम्स नाउ न भारत के साथ जुड़े रहिए। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक्स्ट्रा क्लास में भाई कल तो, लेकिन तब तक देखते रहिए न्यूज की पाठशाला।